नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका अवस्थी कोचिंग में स्वागत है। पिछले पार्ट में मैंने बताया था संधि के बारे में जानकारी, संधि कैसे की जाती है, संधि पद क्या होता है, किन शब्दों के मध्य संधि होती है, संधि विच्छेद कहाँ से होता है। दूसरी बात बताई थी कि संधि विच्छेद करते समय पूरे शब्द का अर्थ हमको ध्यान में रखना होता है, यानी जो पूरे शब्द का अर्थ है उसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कई बार मुख्यतः पहले पद में दोनों शब्द सार्थक होते हैं और उनमें से किसी एक शब्द का चयन करना होता है। आज हम जानकारी करेंगे संधियों के भेद और उनके उदाहरण। तो नंबर 1 पे है आपकी स्वर संधि। इसमें क्या होगा, स्वर व स्वर के मध्य विकार उत्पन्न होता है। ये मैंने पिछले भाग में भी बताया था। स्वर व स्वर यानी इधर वाले स्वर का तात्पर्य और इधर वाले स्वर का तात्पर्य क्या है, यानी पहले पद के अंत में हमेशा व्यंजन के साथ कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंजन वर्ण होगा वो हलंत नहीं होगा। व्यंजन वर्ण कैसा नहीं होगा, आपका हलंत नहीं होगा। और इधर सभी शब्द स्वर वर्ण से आरंभ, यानी ऐसे लेकर के यानी इधर तो कभी भी पहले पद के अंत में ऐसे लेकर के औ तक का कोई भी स्वर नहीं आएगा। दूसरी बात यहां है कि इधर जो भी स्वर आएगा, यानी शब्द जो होगा उसका आरंभ किससे होगा, आपका ऐसे लेकर के औ तक के स्वरों से होगा। जैसे उदाहरण लिया हमने तत्व प्लस अवधान, तो देखिए पहले पद के अंत में व है, पर व में किसका स्वर है, ए का, और बाद में सीधा ए लिखा हुआ है, यानी इधर स्वतंत्र रहेगा स्वर। तो ए और ए दोनों स्वर हो गए, तो क्या बन जाएगा आपका ये तत्वावधान। एक गुण संधि का उदाहरण लेते हैं, जैसे रमा प्लस ईस। इधर देखिए व्यंजन में आ है, परंतु इधर कैसा है आपका स्वतंत्र। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वर संधि में जो स्वर है पहले पद के अंत में व्यंजन के साथ होगा, अर्थात कभी भी कोई भी व्यंजन वर्ण हल नहीं होगा। और इधर जो स्वर होगा वो पूरा की पूरा ऐसे लेकर के औ तक के शब्दों से आरंभ होगा। अब बात आती है स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद है, 5 हम जानते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनका कोई क्रम है, परंतु ये पढ़ाए ऐसे ही जाते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये जो 3 संधि हैं इनमें पहले पद के अंत में ए आता है, इसमें ई उ री आते हैं, और इसमें ए ऐ ओ औ आता है। परंतु दीर्घ संधि में ए आ ई उ सजातीय वर्ण आते हैं और पीछे भी सजातीय वर्ण आते हैं। इसके बारे में आगे जानकारी करेंगे। नंबर 1 है आपकी दीर्घ संधि। पहले ये लिख लीजिए आप, स्वर संधि के भेद दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। लिखने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, बाकी आप इसको देखोगे तो आराम से रोक करके आराम से उतार लेना। इसमें ये जो क्लास है अपनी ऑनलाइन वाली क्लास है और ऑफलाइन वाली क्लास, दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 1 है दीर्घ संधि। इसमें क्या होगा, इसको सजातीय या सवर्ण संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि, सजातीय या सवर्ण।
क्योंकि इसमें एक ही जाति यानी एक ही जाति के वर्णों के मध्य विकार उत्पन्न होता है, यानी अपनी जाति के। तो एक ही जाति के होंगे तो कैसे होंगे आपके, सहजातीय है। यानी मान लो पहले पद के अंत में ए है और बाद वाले पद के आरंभ में ए है, तो क्या बनेगा आपका आ। पहले पद के अंत में ए है और बाद वाले पद के आरंभ में आ है तो भी आ। पहले पद के आरंभ में आ है और बाद वाले पद के आरंभ में ए है तो भी आ। इधर आ है और बाद में भी आ है तो भी क्या बनेगा आपका आ। ये स्थिति ई की होगी। और यही स्थिति ऊ की होगी। री प्लस री संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता है, ये ध्यान रखें। तो पहले पद के अंत में ए या आ है और बाद वाले पद के आरंभ में ए या आ है तो क्या बनेगा आ। पहले पद के आरंभ में ई है, बाद में ई है तो क्या बनेगा आपका ई। पहले पद के अंत में ऊ है और बाद में ऊ है तो क्या बनेगा आपका ऊ। अब उदाहरण देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे महाशय, ये शब्द है, संधि विच्छेद कहां से करना है आपको, यहां से। यहां पे क्या है आपका, है में क्या है आपका आ। है में किसका स्वर है, आ का। अब आ के खंड क्या हो रहे हैं, ए आ प्लस ए आ। इधर देखो ए आ प्लस ए आ, ये खंड हम ऐसे करेंगे, यानी संधि विच्छेद करना हम सीख रहे हैं। तो पहले पद के अंत में ए या आ है और बाद वाले पद के आरंभ में क्या है आपका ए या आ है। तो वो क्या कह रहा है कि जो पहले पद के अंत में जो स्वर होगा वो हमेशा व्यंजन के साथ होगा। तो व्यंजन क्या आपके पास है, यदि है में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका मह, और आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका महा। दूसरा क्या कह रहा है कि बाद वाले शब्द का आरंभ स्वर संधि में हमेशा स्वर वर्ण से होगा। यदि ए है तो ए से चालू हुआ अशय, और आ से चालू हुआ तो क्या बना आपका आशय। अब देखिए इस तरीके से इसके चार खंड हो जाते हैं, ए प्लस ए बराबर भी आ, ए प्लस आ बराबर भी आ प्लस ए बराबर भी आ, और आ प्लस आ बराबर भी आ। अब सार्थकता क्या है ये देखनी है, यानी चार शब्द हो गए तो सही शब्द क्या होता है आपका महा, और सही शब्द क्या होता है आपका आश्रय। तो संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन आश्रय। ये तो निगमन विधि पर हो गया। अब आगमन विधि पर देखते हैं। पहले पद के अंत में क्या कह रहा है कि ए आ हो, किसके साथ, व्यंजन के साथ। और बाद वाले पद के आरंभ में क्या हो, ए या आ हो। तो इधर देखिए आ प्लस आ बराबर क्या बन जाता है आ। ये आ किस में जुड़ जाएगा, इस व्यंजन है में, तो क्या बन जाएगा हा। मैं को ज्यों की त्यों लिख दो, हा और आ मिला के हा बना चुके हैं अपन शय और यह। तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपका महाशय। महाशय महा प्लस आश्य हो जाएगा संधि विच्छेद, और महा प्लस आश्य बराबर महाशय बन जाएगा। ई वाला उदाहरण देखते हैं। शब्द है आपका महिष, संधि विच्छेद कहां से करना है, दीर्घ से। है में किसका स्वर है आपका दीर्घी। ई के खंड क्या होंगे देखिए, ई प्लस ई। किधर गया, चलिए दोबारा लिख देते हैं। महिष, ई के खंड क्या होंगे आपके, ई प्लस ई। तो क्या बताया था कि पहले पद के अंत में जो ई होगा वो व्यंजन के साथ होगा। तो व्यंजन क्या है आपके पास है, ये हो गया आपका मही, और इधर क्या हो गया आपका मही। इधर ई से चालू होगा तो क्या बना आपका एस, और ई से चालू किया तो क्या हो गया आपका ईस। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था।
तो देखिए इधर तो ईस होता है, ये बात सही है। अब इसमें से चयन किसी एक का करना है, मही प्लस ईस या मही प्लस ईस। तो कौन सा सही होता है आपका? ये मही। मही का अर्थ होता है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी का स्वामी कौन होगा? आपका राजा। तो संधि विच्छेद क्या होगा आपका? मही प्लस ईस। अब पहले पद के अंत में देखिए क्या आ रहा है कि साथ में ई है, और बाद वाले पद के आरंभ में भी क्या है आपका? दीर्घ ई। दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? दीर्घ ई। दीर्घ ई किस में जुड़ेगा? है में, तो क्या बन जाएगा? ही। ऐसे बनाना है, और बचे कुछ शेष वर्णों को ज्यों की त्यों लिख देना है। तो मही प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा आपका? महिष। ऊ वाला देखते हैं, कटुक्ति। ऊ वाला उदाहरण देखिए, शब्द क्या है आपका? कटुक्ति। तो संधि विच्छेद कहाँ से होगा? टे में किसका स्वर है? दीर्घ ऊ। तो टे में से दीर्घ ऊ निकालेंगे हम, और ऊ के खंड जानते हैं क्या होंगे? ऊ, ऊ प्लस ऊ, ऊ। यानी पहले पद के अंत में या तो लघु ऊ आएगा या दीर्घ आएगा, किसके साथ? व्यंजन के साथ। और व्यंजन क्या है आपके पास? टे। तो कटु, या क्या हुआ आपका? कटु। बाद वाले शब्द का आरंभ सबको पता है और बता चुके हैं, किससे होगा आपका? स्वरवर्ण से। ऊ से चालू किया तो उक्ति, और दीर्घ ऊ से चालू किया तो आपका उक्ति। तो उक्ति होता है, सब जानते हैं, और ये होता है कटु। कटु यानी कड़वा। तो ये दोनों गलत है। तो संधि विच्छेद क्या होगा आपका? कटु धन उक्ति। अब देखिए, पहले पद के अंत में व्यंजन के साथ क्या आ रहा है आपका? लघु। बाद में भी लघु। दोनों ऊ मिलके क्या बन जाएंगे आपके? दीर्घ ऊ। और दीर्घ ऊ कहाँ जुड़ेगा आपका? टे में। तो क्या बन जाएगा आपका? टू। के हमने काम में लिया नहीं है। टू और ऊ मिलकर के क्या बना दिया हमने? टू। आधा के और ती। तो क्या बन जाएगा? कटु प्लस उक्ति बराबर कटुक्ति। इनको लिख लीजिए ध्यान से। ये शब्द महिष वाला या महेश्वर वाला कुछ भी आ जाए, तो ध्यान रखना महा प्लस ईस नहीं करना है। महा प्लस ईस बराबर महेश बनता है। मही प्लस ईस महिष, मही प्लस ईश्वर बराबर महेश्वर। इस तरीके से आपके शब्द बनते हैं। 1 मिनट का समय है, इनको लिख लीजिए। अब देखिए उदाहरण। पहले आ वाले उदाहरण लेंगे हम। इधर से लिखना चालू कर देता हूं मैं। गीतांजलि, अंत्याक्षरी, मुरारी, आत्मावलोकन, कवितावली, गर्भाधान, जनाकीर्ण, जनार्दन, प्रेरणास्पद, हास्यास्पद, ये है ये, विवादास्पद, कंटकाकीर्ण,
कवितावली, त्रिपुरारी, रसायन, बड़वानल, दावाग्नि, जठराग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, करुणालय, एक बार फिर से देखिए, गीतांजलि, अंत्याक्षरी, मुरारी, आत्मावलोकन, कवितावली, गर्भाधान, जनाकीर्ण, जनार्दन, प्रेरणास्पद, हास्यास्पद, विवादास्पद, कंटकाकीर्ण, कवितावली, ये दोनों अलग अलग हैं। ये कवितावली है, ये कवितावली है। त्रिपुरारी, रसायन, बड़वानल, दावाग्नि, जठराग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, करुणालय। प्रारंभ, प्रावधान, सांग, ऊहापोह, कारागार, देवालय, लिखिए इनको। इनमें हल कराऊंगा। हल कराऊंगा। नहीं, हल तो करा देंगे, लिखने पड़ेंगे ना। दूसरे पन्ना का तो चक्कर पड़ेगा। कल एक बार तक करके फिर साफ कर देंगे सेकंड में। हाँ, सही है। और देख सकते हो उदाहरण, सभागार, बहुत उदाहरण है। जैसे प्रायोजक है, ऊहापोह है, प्रारंभ है, प्रादि है, प्रायोजक है, और देखिए प्रादि छोटे छोटे से हैं, प्रे प्लस आदि। स्नानागार है, शौचालय है, देवालय है, विद्यालय है। ठीक है, इस तरीके के काफी उदाहरण, दीर्घ संधि में बहुत उदाहरण था। आस्पद वाले बहुत हैं, आल्य वाले बहुत हैं, पर हमको काम काम के पढ़ने हैं। देखिए नंबर 1 गीतांजलि। देखो गीत भी सही है और गीता भी सही है, पर कल बताया था, पिछले पार्ट में बताया था कि गीत प्लस अंजलि होगा या गीता प्लस अंजलि होगा। तो गीत होता है या गीता होता है, तो अंजलि किसकी होगी। कई बार बताया था कि कई बार पहले पद में दोनों शब्द सार्थक होते हैं और किसी एक का चयन करना होता है जिससे पूरे शब्द का अर्थ निकल सके। तो क्या होगा आपका, गीत प्लस अंजलि, यानी गीतों की अंजलि। अंजलि ये होती है हाथों की। ठीक है, जैसे श्रद्धांजलि भी आ सकता है यहाँ पर, तिलांजलि भी आ सकता है। श्रद्धांजलि आया तो क्या करेंगे हम, श्रद्धा प्लस अंजलि। पुष्पांजलि आया तो पुष्प प्लस अंजलि। तिलांजलि आया तो तिल प्लस अंजलि। दूसरा देखो अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, यानी जो अंत का अक्षर है। अंत्य का मतलब होता है अंत का, अंत्य विशेषण शब्द है और अंत भाववाचक संज्ञा है। अंत्य प्लस अक्षरी।
मुरारी, मुर प्लस अरि, यानी मूर नामक राक्षस के अरि है जो, कौन सा समास है? बहुरी समास। आत्मावलोकन, आत्मावलोकन का मतलब होता है, देखो आत्मी सही शब्द है और आत्मा भी सही शब्द है। जैसे अभी बताया था कि पटवार के एग्जाम में आया था आत्मोत्सर्ग, यानी स्वयं का बलिदान, बताने वाले आत्मन आत्मन कर रहे थे, जबकि आत्म ही सही होगा, ध्यान रखना। आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग यानी स्वयं का बलिदान, आत्म प्लस अवलोकन यानी स्वयं का अवलोकन। तो इधर क्या आएगा आपका? आत्म प्लस अवलोकन। इधर देखिए कवितावली, कविता प्लस अवली, इधर लिख देता हूं कविता प्लस अवली, अवली यानी पंक्ति। गर्भाधान, गर्भ प्लस आधान, गर्भ आधान यानी रुकना या ठहरना होता है, तो गर्भ प्लस आधान बराबर क्या बनेगा आपका? गर्भाधान। जनाकीर्ण, जन प्लस आकीर्ण, आकीर्ण कहते हैं घेराव को, घेरा को, झुंड को, समूह को। जैसे लोगों का समूह क्या कहलाएगा? जनाकीर्ण। कांटों का समूह क्या कहलाएगा आपका? कंट का कीर्ण। तो जन प्लस आकीर्ण होता है, जन प्लस आकीर्ण। अब देखिए इधर से, जनार्दन, जन प्लस अर्दन, अर्दन यानी पीड़ा, जन यानी लोगों की पीड़ा हरने के समय जन्म जिसने लिया था भगवान विष्णु। प्रेरणास्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद, फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया था ये। हास्यास्पद, हास्य प्लस आस्पद, आस्पद का मतलब होता है युक्त, यानी प्रेरणा से युक्त, हास्यास्पद हास्य से युक्त। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण। कवितावली, वहां था कवितावली, तो कविता प्लस अवली, ये है कवितावली। तो घनानंद के कवित्व प्रसिद्ध हैं, तो कवित्व प्लस अवली। कवितावली आए तब तो कविता करना है, और कवितावली आए तब क्या करना है अपन को? कवित्व। तो कवित्व प्लस अवली, लिख लीजिए इनको 2 मिनट में। हेलो, अब देखिए त्रिपुरारी, शिव जी का पर्याय है, त्रिपुर नामक राक्षस के अरि है जो। त्रिपुरा प्लस अरि नहीं करना है, त्रिपुर प्लस अरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, है ना। रसायन, रस प्लस अयन। बड़वानल,
बड़वा समुद्र को बोलते हैं और अनल अग्नि को बोलते हैं। तो बड़वा प्लस अनल यानी समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? बड़वा अनल। दावाग्नि, दाव जंगल को बोलते हैं और अग्नि जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि। जठराग्नि, जठर किसको बोलते हैं? पेट को। जठर प्लस अग्नि, तो पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। एक होता है जरठ, जरठ का अर्थ होता है वृद्धावस्था। कृपाचार, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कृपाचार, कृप प्लस आचार होगा, ये ध्यान रखना, कृपा प्लस आचार नहीं होगा। महाभारत में दो गुरु थे, एक थे गुरु कृप और एक थे गुरु द्रोण। ठीक है, एक कुल गुरु थे और एक शिक्षा गुरु थे। तो शिक्षा गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। और कुल गुरु कौन थे? आपके कृपाचार्य। ये होगा आपका द्रोण। इन्होंने दोना में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? द्रोणाचार्य। द्रोण प्लस आचार्य। द्रोण दोना को बोलते हैं, द्रोण तत्सम शब्द है और दोना तद्भव शब्द है। इनको लिख लीजिए। करुणालय, देखो दो शब्द एक तो है करुण और एक है आपका करुणा। अब करुण के लिए आल्य होगा, करुणा के लिए आल्य होगा। तो करुणा मतलब दया, करुण यानी शोक के लिए आल्य नहीं होगा, ध्यान रखने ना कभी भी। तो क्या होगा आपका? करुणा प्लस आल्य। करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रारंभ, प्र प्लस आरंभ, किसी कार्य को शुरू करते हैं उसको आरंभ, और उसी कार्य को फिर से चालू करना होता है, तब क्या कहलाता है? आपका प्रारंभ। प्रावधान, प्र प्लस अवधान, अवधान का मतलब होता है अटेंशन, ध्यान आकर्षण करना, योग समाधि। सांग, स प्लस अंग, जो अंग सहित है, सांग स प्लस अंग। ऊहापोह है, ऊहे प्लस अपोह है। ऊहापोह का मतलब होता है असमंजस। कारागार, देखो कारा प्लस आगार, तो कारा किसको बोलते हैं? जेल को बोलते हैं। और आगार स्थान को बोलते हैं, भंडार को बोलते हैं। जैसे लिखा रहता है भरतपुर आगार, हिंडौन आगार, श्री माधोपुर आगार, चूरू आगार। ठीक है। देवालय, देव प्लस आलय। सभागार, सभा प्लस आगार। अपराधी, प्र प्लस आदि। अब देखिए आगार, सभागार और कारागार, ये दोनों शब्द इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये पूछता है कि किस विकल्प में गार प्रत्यय नहीं है। जैसे रोजगार, तो रोज प्लस गार, गार प्रत्यय है इसमें। ठीक है। खिदमतगार, खिदमत प्लस गार, इसमें भी गार प्रत्यय। तो ऐसे पूछता है किस विकल्प में गार प्रत्यय नहीं है। तो इन दो शब्दों को देता है वो ज्यादातर, कारागार और सभागार। तो इनमें और कोई सा दूसरा भी दे सकता है, स्नानागार दे दे, तो ये ध्यान रखना इनमें गार प्रत्यय नहीं है। एक दे देता है उद्गार, उद्गार में उत उपसर्ग है और गार संस्कृत का शब्द है, ये अलग है। उत प्लस गार बराबर क्या बनेगा? आपका उद्गार। अब देखिए ई वाले उदाहरण देखते हैं, सॉरी इसी में देखेंगे अभी कुछ थोड़ा सा। यहां पर कुछ ऐसे शब्द लिख रहा हूं मैं जहां पर न का ण हो जाता है, और ए आ प्लस ए आ बराबर आ तो होगा ही होगा, परंतु ने का भी क्या हो जाता है? ण। अर्थात इनमें दीर्घ संधि के साथ साथ व्यंजन संधि भी है, परंतु वास्तविकता में देखते हैं तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ संधि के अनुसार होता है, इसलिए दीर्घ संधि मानना उचित है। फिर भी आपके व्यंजन संधि भी अपन मानते हैं। ठीक है। ऐसे पूछ ले इनमें से किस विकल्प में दो संधि हैं, तो कुछ उदाहरण जैसे रामायण, तो राम प्लस अयन।
अब देखिए ए प्लस ए बराबर तो आ हो गया रामायण, पर नियम क्या है कि पहले पद में कहीं पर भी री, रे या से हो और बाद में ने हो तो इस ने का क्या हो जाता है आपका ण हो जाता है। जैसे परि प्लस मान, परिमाण, वहां तो प्योर व्यंजन संधि है। कारण क्या है, वहां पर कहीं बीच में विकार उत्पन्न नहीं है, केवल ने का ण हो रहा है। परंतु यहाँ पर ए प्लस ए बराबर आ। एक उदाहरण देखिए, क्रीड़ा प्लस अंगन, क्या बन जाएगा आपका क्रीड़ांगन। प्रे प्लस अंगन, ये क्या बन जाएगा आपका प्रांगण। प्रे प्लस अंगन बराबर क्या बन जाएगा आपका प्रांगण बन जाएगा। और देखिए नारा, नारा बोलते हैं जल को, और अयन यानी स्थान, जल में स्थान है जिसका, वो कौन है आपके नारायण, अर्थात भगवान विष्णु। नर प्लस अयन, अयन नहीं होगा ध्यान रखना, नारा प्लस अयन होगा। पर या परा, तो परा प्लस सॉरी पर प्लस अयन, ये क्या हो जाएगा आपका परायण। ये यानी दीर्घ भी मानेंगे हम इसमें, और व्यंजन संधि भी मानेंगे, यानी दीर्घ प्लस व्यंजन ऐसे पूछ ले तो इनका जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका रामायण। इसमें कभी भी संधि का नाम नहीं पूछता है, इसमें हमेशा पूछता है इसका संधि विच्छेद। अगला देखिए, अहन वाला शब्द है। अहन, अहन लिखा कैसे जाता है ऐसे, तो अहन का मतलब क्या होता है आपका दिन। पर देखिए यहां पर तीन शब्द लेंगे हम, एक लेंगे हम पूर्व प्लस अहन, एक लेंगे हम अपर प्लस अहन, और एक लेंगे हम मध्य प्लस अहन। पूर्व प्लस अहन, मध्य प्लस अहन और अपर प्लस अहन। तो ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा आपका, तो ये क्या बनेगा आपका पूर्वाहन। अब समस्या कहाँ है इसमें, थोड़ा सी ये ध्यान रखनी है। अहन जब लिखते हैं तो हलंत कहाँ होता है आपका ने पे, जब पूर्वाहन या पूरा संधि पद लिखेंगे तो ये ने का हलंत खिसक करके है पर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका ये पूर्वाहन। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्वाहन, यानी ने और ने दोनों चलते हैं, ने भी सही है और ने भी सही है, और इसको है में निर्णय को घुसा के भी लिख सकते हैं। अपर प्लस अहन, ये क्या बनेगा आपका अपराहन, ने का हलंत खिसक के संधि पद में कहा आ जाएगा आपका है पे, या क्या लिखेंगे हम इसको अपराहन। मध्य में कहीं पर भी री रे से है ही नहीं है, इसलिए इसमें नैनल वाला ही रहेगा, यानी ये बनेगा आपका मध्याहन। तो पूर्व प्लस एन बराबर क्या बनेगा आपका पूर्वाहन, अपर प्लस एन बराबर क्या बनेगा आपका अपराहन, और मध्य प्लस एन बराबर मध्याहन। इस तरीके से आपके ये बनेंगे। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एन में हलंत कहाँ पर होता है ने पे, पर शब्द जब लिखते हैं तो ये ने का हलंत कहाँ पर आ जाता है आपका है पे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए अगला, हिंदी के अध्यापकों और अपवादों की कहानी यहाँ पे लेके चले हम। यानी हिंदी के अध्यापक जो संस्कृत ज्ञान से थोड़ा सा अनभिज्ञ है, यानी संस्कृत ज्ञान जिनके पास नहीं है, तो वो क्या है संधि में हर जगह पर अपवाद की स्थिति लेकर के आ जाते हैं। तो इन चीजों को अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना। संधि में कोई भी अपवाद नहीं है, पर जबरदस्ती अपवाद बनाए गए हैं, क्यों पूरी तरीके से जानकारी नहीं करते हैं। एक शब्द है कुल प्लस अटा, अब पहले पद के अंत में क्या आ रहा है,
ए, और बाद वाले पद के आरंभ में भी क्या आ रहा है आपका ए और ए मिलके क्या बनना चाहिए आपका आ। तो क्या बनना चाहिए ये कुलाटा। तो कुलाटा नहीं बनता है ये क्या बनता है आपका कुलटा। कुल प्लस अटा बराबर क्या बनता है आपका कुलटा। अब हिंदी वाले क्या करते हैं दीर्घ संधि का अपवाद, पर ऐसा नहीं है। संस्कृत में दो संधि और होती है, एक संधि है पूर्व रूप संधि और एक है आपका पर रूप संधि। पर रूप का मतलब है पीछे वाले शब्द के आरंभ में जो स्वर आ रहा है, तो क्या आ रहा है आपका है ये आदेश होगा तो पर रूप संधि, और पहले वाले पद के आरंभ में जो स्वर आ रहा है वो वाला आदेश होगा तब क्या होगी आपकी पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पर ए आ रहा है तो क्या आदेश हो रहा है आपका ए, तो क्या होगी आपकी पर रूप संधि हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए सार प्लस अंग, क्या बनना चाहिए सारंग बनना चाहिए, परंतु बनेगा क्या आपका ये सारंग। सक प्लस अंधो, ये क्या बनेगा आपका सकंदु बनेगा, सकांदु नहीं बनेगा। कर्क प्लस अंधो बराबर क्या बनेगा आपका ये करकंदो। अभी ये किसी लेखाकार किसी 2022 में एग्जाम में आया था, चार उदाहरण दिए थे तो सकंदु या करकंदु वाला था उसमें। अब हिंदी वाले अध्यापक क्या करते हैं कि ए प्लस ए बराबर आ नहीं बन रहा है तो इसको अपवाद में धकेल दो, तो अपवाद में नहीं धकेलते हैं, इनका बाकायदा नियम है, यानी पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो इसमें कौन सी होगी आपकी पर रूप संधि। एक शब्द है जैसे सीम प्लस अंत, सीमा प्लस अंत यानी सीमा का अंत है जब तो सीमांत बन जाएगा, सीम प्लस अंत, इसको सीमन भी लिख सकते हैं संस्कृत में, न्यालंत। सीम या सीमन प्लस अंत, ये क्या बनता है आपका सीमंत। सीमंत होती है सिर की मांग, सीमंत क्या होती है आपकी सिर की जो मांग है वो क्या कहलाती है आपकी सीमंत। तो मांग यानी सिर की मांग, मांग के तीन अर्थ होते हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है सिर की मांग, और एक मांग दूसरा जानते हैं क्रिया को कहते हैं। यमक अलंकार का एक उदाहरण भी है, बहुत अच्छा है कि मांग भरने की सजा में इस कदर पा रहा हूं कि मांग पूरी करने के लिए मांग मांग कर खा रहा हूं। तो तीन अर्थ हो गए इसके, मांग डिमांड, ठीक है। तो ये कहीं भी कोई अपवाद नहीं है, ए प्लस ए बराबर क्या बनता है आपका आ बनता है, परंतु पर रूप संधि में पीछे वाला आदेश रहता है। इनको लिख लीजिए। ठीक है, अब ई वाले उदाहरण देखते हैं हम। यहीं से लिखूंगा मैं, जगह छोड़ दूंगा आपके। ई वाले देखिए अभीष्ट, बहुत आता है परीक्षा में। अभीप्सा, अभीप्सित, बीप्सा, बीप्सित, परीक्षा, परीक्षण,
अति अतीन्द्रिय, मैतिच्छा, पृथ्वीश, महेश्वर, लक्ष्मीच्छा, ये ज्यादातर परीक्षा में यही उदाहरण आपके चलते हैं। अति उदाहरण वाले, अति उपसर्ग वाले देखिए अतीन्द्रिय, अतीव है। प्रति वाले देख सकते हैं अपन, प्रतीक्षा को भी ले सकते हैं, प्रति प्लस इच्छा। वि वाले ले सकते हैं अपन विप्सा, विप्सित, यानी पहले पद के अंत में क्या आना चाहिए आपका, ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ई। और बाद वाले पद के आरंभ में भी क्या आना चाहिए आपका, ई। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लघु ई आएगी या लघु दीर्घ ई आएगी। ये थोड़ा सा लिखिए इनको। और उदाहरण देखिए, नदीस, बारिश, रविंद्र, सतीश, सचिंद्र, फणींद्र, कपीस भी लिख सकते हैं इसमें, कपीस, देखिए अभिष्ट। जो भी उपसर्ग होगा, उपसर्ग के अंत में हमेशा लघु ई व लघु ऊ का प्रयोग होगा, ध्यान रख लेना। अभी प्लस इष्ट, अभी उपसर्ग है, ईष्ट नहीं बोलते हैं, इष्ट बोलते हैं। इष्ट यानी चाहने, चाहत को बोलते हैं इष्ट, ठीक है। एक अंग्रेजी का शब्द है ईस्ट। देखिए दिक्कत आएगी तो आपको ज्यादातर क्या है, मुख्यतः 95% आपको कैसे ध्यान रखना, अपन जैसा उच्चारण करते हैं उसी हिसाब से ध्यान रखना। हम दीर्घी बोलते हैं या दीर्घु बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। लघु बोल रहे हैं या दीर्घ बोल रहे हैं, ई को लघु रूप में बोल रहे हैं या दीर्घ में बोल रहे हैं। तो इष्ट बोलते हैं तो अभी प्लस इष्ट। इप्सा, अभी प्लस ये अभी ज्यों की त्यों हो जाएगा आपका, ये इप्सा हो जाएगा, ये ईप्सित हो जाएगा। अभी प्लस ईप्सित, बीप्सा, वी प्लस ईप्सा, ये ईप्सित हो जाएगा वही, वी प्लस ईप्सित। उपसर्ग है इसलिए वी में छोटी की मात्रा यानी लघु मात्रा। परीक्षा फिर उपसर्ग है, परि, तो परि प्लस इच्छा, परीक्षण, परि प्लस इच्छा। 1 मिनट का समय इधर वाले लिख लीजिए। देखिए अति, उपसर्ग है अति, तो लघु आ जाएगा अति एव। ईव नहीं होता है, ये होता है आपका एव, तो अति प्लस एव। अतीन्द्रिय उपसर्ग है अति, इंद्रिय बोलते हैं, इंद्रिय नहीं बोलते हैं, तो ये हो जाएगा अति प्लस इंद्रिय। मैति,
इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है, महती आता है स्त्रीलिंग के साथ, जैसे आपकी महती कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी, ये नहीं, आपकी महती कृपा होगी। पृथ्वी, पृथ्वी में दीर्घी आता है, पृथ्वी प्लस ईश। महेश्वर, मही पृथ्वी को बोलते हैं, मही प्लस ईश्वर। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी में दीर्घी आएगी, लक्ष्मी प्लस इच्छा, ये क्या हो जाएगा आपका लक्ष्मी इच्छा। इधर देखिए सचेंद्र, सची में दीर्घी आती है, ध्यान रखना, लघु नहीं आती है, सची प्लस इंद्र। ये ऐसे ही सतीश में, सती में दीर्घ आएगी, लघु नहीं आएगी, तो सती प्लस सॉरी ईश। रविंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है परीक्षा में, रवि प्लस इंद्र। वारिस, वारी प्लस ईश। लिख लीजिए, ये चार मैं बता देता हूं अभी, इन चारों को छोड़ दो। आराम से साफ साफ लिखना है। देखिए प्रतीक्षा, तो प्रति प्लस इच्छा। फणींद्र, फणी दीर्घ आएगा, फणी प्लस इंद्र, फणीश्वर आ जाए तो दोनों दीर्घ हो जाएंगे, फणी प्लस ईश्वर। कपीस, कपि लघु आएगा, कपि प्लस ईश। और नदी में, नदी में दीर्घ, तो नदी प्लस ईश। लिख लीजिए, नदी प्लस ईश। इसके बाद ऊ वाले, आगे चलते हैं ऊ वाले उदाहरण। यानी अब ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ बनेगा। ये ध्यान रखना है कि पहले पद के अंत में लघु आएगा या दीर्घ आएगा। तो दो उदाहरण बहुत आते हैं, इनका संधि विच्छेद बहुत आता है। एक तो है मृत्यु प्लस उपरांत, और एक है आपका मृत्यु प्लस उन्मुख। हम क्या करते हैं, इनको ऊ प्लस ऊ बराबर ओ लिख देते हैं, मृत्यु उपरांत और मृत्यु उन्मुख। तो ध्यान रखना, ये शब्द बनेगा आपका मृत्यु उपरांत, और ये शब्द बनेगा आपका मृत्यु उन्मुख। ऐसे ही एक शब्द है आपका मंजूसा, बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छे अच्छे गच्चा खाए जाते हैं इसमें। इसमें दरअसल क्या है, जब हम मंजू लिखते हैं तो दीर्घ लिखते हैं बोलचाल में, भाषा में, परंतु मंजू में हमेशा कैसा आता है आपका लघु। तो मंजू, और उषा में भी कैसा आता है आपका लघु, तो मंजू प्लस उषा। इस तरीके लघुर में, इसको देखिए हाथ की हाथ बताता चल रहा हूं मैं, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी हो जाएगा, लघु ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी हो जाता है। मृत्यु गुरु उपदेश, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो गुरु में रे में छोटा ऊ होता है, और प्लस उपदेश, इधर वाला ऊ और इधर वाला ऊ मिलकर क्या बनाएंगे दीर्घ। अब दीर्घ कैसे लिखा जाता है ये ध्यान रखें। ये तो ये हो गया, इसमें गांठ लगती है, ध्यान रखना। गुरु उपदेश, जैसे मरुद्यान, तो मरु में आएगा आपका लगा लघु, और ये हो गया आपका उद्यान, तो ये क्या बन जाएगा आपका मरु। एक शब्द है आपका सूक्ति, ये क्या होगा आपका सु प्लस उक्ति। अनुदित,
अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित। अब देखिए बधु वाले उदाहरण, बधु के अंत में हमेशा दीर्घ आता है, ये ध्यान रखना। जैसे बधूर्मी, तो बधु प्लस उर्मी। बधुपदेश, तो बधु तो ज्यों की त्यों हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका उपदेश। बधु प्लस उर्मी बराबर क्या बन जाएगा आपका बधुर्मी। बधु प्लस उपदेश बराबर क्या बन जाएगा आपका बधुपदेश। साधु परी, तो साधु में कैसा आता है आपका छोटा, और उपरी में भी कैसा आता है आपका छोटा। तो साधु प्लस उपरी बराबर क्या बन जाएगा आपका साधुपरी। बधुपदेश, बधु प्लस उपदेश। मृत्युपरांत आ चुका है, मृत्युन्मुख आ चुका है, साधुपरी आ चुका है, ठीक है। मनुष्य, ये हो जाएगा आपका मनु धन उत्सव। एक है आपका सरयू में, बहुत अच्छा उदाहरण है सरयू में। अब देखिए सरयू में, और एक है आपका सिंदूर में। एक है सरयू में, तो सरयू में वो कैसा आता है आपका दीर्घ, तो सरयू प्लस उर्मी। और सिंदूर में सिंधु प्लस उर्मी। सरयू में दीर्घ आएगा, सिंधु में लघु आएगा, तो सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंदूर्मी, और सरयू प्लस उर्मी बराबर क्या बनेगा आपका सरयूर्मी बनेगा। ये बधु में हमेशा दीर्घ आता है, साधु में छोटा हुआ आता है, पर संधि पदों में हमेशा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, दीर्घ ऊ लिखा मिलेगा। तभी तो भाई दीर्घ होगा तभी तो संधि विच्छेद होगा, लघु होगा तो संधि विच्छेद आप कैसे करोगे। इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं स्वर संधि के, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बताए गए हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण बताए गए हैं। परीक्षाओं में यही उदाहरण चलते रहते हैं, इनको लिख लीजिए। अगले भाग में बताएंगे हम आपको गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में, ठीक है।